शैक्षणिक व्हिडिओमध्ये आपले स्वागत। सुधागड एज्युकेशन सोसायटीचे केआ बांठिया माध्यमिक विद्यालय व NN पालीवाला ज्युनियर कॉलेज नवीन पनवेल सादर करीत आहे शैक्षणिक व्हिडिओ। नमस्कार छात्रों, सुधागड एजुकेशन सोसाइटी की केआ बांठिया माध्यमिक विद्यालय नवीन पनवेल की मैं सौ राजेश्री दिलीप पाटिल सहायक शिक्षिका पद पर कार्यरत हूँ। छात्रों, आज हम कक्षा 9वीं हिंदी लोक भारती पाठ क्रमांक 7 डॉक्टर का अपहरण, जिसके लेखक हैं डॉक्टर हरिकृष्ण देवसरे जी। अब हम डॉक्टर हरिकृष्ण देवसरे जी का जीवन परिचय देखेंगे। लेखक का जन्म 9 मार्च सन 1938 में हुआ। इनकी मृत्यु 14 नवंबर सन 2013 इंदिरापुरम गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में हुई। हरिकृष्ण देवसरे जी हिंदी के प्रतिष्ठित बाल साहित्यकार थे। इनकी बाल रचनाएं परंपरा का अन्वेषण करती, बच्चों की जिज्ञासा को उभारने वाली तथा उनकी कल्पनाओं में नूतन रंग भरने वाली हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं खेल बच्चे का, आओ चंदा के देश में चले, मंगल ग्रह में राजू, उड़ती तश्तरिया, गिरना स्काईलैब का, दूसरे ग्रहों के गुप्तचर आदि वैज्ञानिक बाल उपन्यास। छात्रों, ये विज्ञान कथा है। जीवन की किसी घटना का रोचक प्रवाही वर्णन कहानी है। डॉक्टर का अपहरण ये एक विज्ञान कथा है। लेखक देवसरे जी ने इसके माध्यम से एक काल्पनिक ग्रह की कल्पना की है। प्रस्तुत कथा के माध्यम से देवसरे जी ने उद्योगों के अंधाधुंध विकास, मशीनों की बढ़ती संख्या, फैलता प्रदूषण जैसे जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, बढ़ती बीमारियां, जलवायु परिवर्तन के कुप्रभावों के प्रति हमें जागरूक किया है और इससे बचने के लिए कुछ उपाय करने चाहिए। यही मूल उद्देश्य लेकर इस कहानी को लिखी गई है। अगले पहले आपने डॉक्टर भटनागर के अचानक लापता हो जाने का समाचार पढ़ा होगा, लेकिन उसके बाद फिर उनके बारे में कुछ भी पता न चला। हुआ यह था कि एक रात को लगभग 2 बजे उनके घर की कॉल बेल बज उठी। आदत के अनुसार डॉक्टर भटनागर उठ गए। उनकी पत्नी जागकर भी बिस्तर पर ही पड़ी रही, क्योंकि वह जानती थी कि ऐसा रोज ही होता है। जब भी कोई मरीज सीरियस होता तब अस्पताल का चौकीदार उन्हें उठाने आ जाता। अगर किसी को उन्हें घर बुलाकर ले जाना होता तो वह भी आकर उन्हें जगा देता। डॉक्टर भटनागर मरीजों की सेवा करना अपना परम कर्तव्य समझते थे, इसीलिए वह इसका बुरा न मानते, बल्कि सहर्ष चले जाते। कोई उन्हें फीस दे या ना दे, इसकी उन्हें कभी चिंता न थी। उस रात ही वह उठे और गाउन पहने ही दवाइयों का बैग उठाकर चले गए। आमतौर से होता यह था कि वह 1-2 घंटे में लौट आते थे या फिर सवेरा होते होते तो अवश्य ही आ जाते थे, क्योंकि उन्हें अस्पताल समय पहुंचने की आदत थी। किंतु उस दिन जब देर सुबह तक डॉक्टर भटनागर नहीं लौटे, तब उनकी पत्नी चिंतित हुई। पहले सोचा कि शायद मरीज की हालत गंभीर होगी, इसीलिए देर लग गई होगी। फिर यह भी सोचा हो कि सकता है कि आज सीधे अस्पताल चले जाएं। लेकिन जब मरीज उन्हें घर पूछने के लिए आने लगे, तब उनकी हैरानी बढ़ गई। उन्होंने मित्रों तथा कुछ अन्य संबंधियों को फोन किया और डॉक्टर साहब के बारे में पूछताछ की, किंतु कोई जानकारी न मिली। कुछ देर के लिए वह
यही मान बैठी कि शायद वे किसी दूर के गांव में गए हों और किस कारण जल्दी वापस न आ पाए हों। शाम तक भी डॉक्टर भटनागर नहीं लौटे। तब उन्होंने पुलिस स्टेशन को फोन किया। डॉक्टर भटनागर का इस तरह गायब हो जाना पुलिस के लिए भी हैरानी का कारण बन गया। चारों ओर खोज शुरू हो गई। वायरलेस से संदेश भेज दिए गए। डॉक्टर भटनागर के गायब होने का समाचार बिजली की तरह शहर में फैल गया। उनकी पत्नी खोज के लिए केवल इतना ही सूत्र दे सकी। डॉक्टर साहब अपनी कार में नहीं गए। उन्हें लेने के लिए कोई गाड़ी आई थी जिसके बड़े पहियों के निशान उन्होंने सवेरे घर के बाहर सड़क और फुटपाथ पर देखे थे। जाहिर था कि डॉक्टर साहब किसी ट्रक या बस में गए हैं। मोहल्ले वालों से पूछताछ करने पर कोई जानकारी न मिली। फिर भी पुलिस ने वायरलेस से यह सूचना भी जारी कर दी कि कहीं किसी एक्सीडेंट के बारे में जानकारी मिले तो सूचना तुरंत दी जाए। अब इन नए शब्दार्थ को अपनी कापियों में लिख कर लीजिए। लापता, जिसका पता न लगे। सीरियस, गंभीर। सहर्ष, खुशी खुशी। हैरानी, परेशानी। खोज, तलाश। वायरलेस, बेतार। हालत, दशा। प्रतीक्षा, इंतजार। ब्रह्मांड, संपूर्ण विश्व। उन्नतिशील, प्रगतिशील। सड़न, सड़ना या खराब होना। दूषित, गंदा या दोषयुक्त। घातक, जानलेवा। डॉक्टर भटनागर के अचानक गायब हो जाने की खबर मिल गई, लेकिन उसके बाद उनके बारे में कुछ मालूम ही नहीं हुआ ये था कि एक रात को लगभग 2 बजे उनके घर की कॉलबेल बज उठी। आदत के अनुसार डॉक्टर भटनागर जाग गए। उनकी पत्नी भी जाग गई, लेकिन वो वैसे ही बिस्तर पर पड़ी रही। वो जानती थी कि रोज़ ऐसा होता ही है। कोई मरीज गंभीर हो या हो तो अस्पताल का चौकीदार उन्हें लेने के लिए आ जाता। उन्हें घर बुलाकर रात को उन्हें जगा देता था। डॉक्टर भटनागर मरीजों की सेवा करना अपना सबसे बड़ा कर्तव्य समझते थे, इसलिए वह इसका बुरा न मानते और हमेशा वो खुशी खुशी चले जाते। कोई उन्हें फीस दे या न दे, कभी भी उस बात की उन्हें चिंता न होती। उस रात भी वो उठे, गाउन पहने और रोज़ की तरह दवाइयों की बैग लेकर चले गए। आमतौर से होता यह था कि वो हमेशा 1-2 घंटे के बाद लौट आते थे, नहीं तो सुबह सुबह भी लौट आते, क्योंकि उनकी आदत थी अस्पताल वो समय पर पहुंचते थे। लेकिन उस दिन बात यह हुई कि डॉक्टर भटनागर लौटे ही नहीं। तब उनकी पत्नी की चिंता बढ़ी। पहले तो उन्होंने सोचा किसी मरीज की हालत गंभीर होगी, इसीलिए आने में देर लगी। फिर सोचा कि सीधे अस्पताल चले गए होंगे। लेकिन जब अस्पताल के मरीज उनके घर पूछने के लिए आने लगे तो उनकी परेशानी बढ़ गई। फिर उन्होंने उनके मित्र, उनके रिश्तेदार, संबंधियों को फ़ोन किया, लेकिन डॉक्टर साहब के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। कुछ देर के लिए वो मान बैठे कि शायद किसी दूसरे गांव गए होंगे, इसीलिए वो उस कारण वापस ना आ पाए हों। लेकिन जब शाम तक डॉक्टर भटनागर वापस नहीं लौटे, उन्होंने पुलिस स्टेशन फ़ोन किया। डॉक्टर भटनागर के गायब हो जाने की खबर दी। पुलिस के लिए भी ये हैरानी का कारण बन गया। अब डॉक्टर भटनागर की तलाश शुरू हो गई। वायरलेस पर संदेश भेज दिए गए। भटनागर के गायब होने का समाचार बिजली की तरह पूरे शहर में फैल गया। उनकी पत्नी खोज के लिए इतना ही
अपनी गाड़ी से नहीं गए। उन्हें लेने के लिए कोई गाड़ी आई थी जिसके बड़े पहियों के निशान उन्होंने अपने घर के बाहर सड़क और फुटपाथ पर देखे थे। जाहिर डॉक्टर साहब ना ही अपनी गाड़ी से, ट्रक या बस में गए, बल्कि उन्होंने मोहल्ले वालों से पूछताछ करने पर भी कोई जानकारी नहीं मिली। फिर भी पुलिस ने वायरलेस से यह सूचना दी कि अगर किसी एक्सीडेंट के बारे में जानकारी मिले तो फौरन पुलिस को बताया जाए। बीत गए, कोई सूचना नहीं मिली। क्योंकि डॉक्टर भटनागर का कोई शत्रु भी न था, इसीलिए यह शंका करना व्यर्थ था कि उनकी हत्या कर दी होगी। पुलिस अब केवल 2 ही सूत्रों पर विचार कर रही थी। एक यह कि कुछ गुंडों ने उन्हें छिपा लिया हो और सब उनकी पत्नी से मोटी रकम की मांग करें। दूसरा यह कि कोई डाकू दल उन्हें किसी डाकू का इलाज करने के लिए ले गया हो। दिन पर दिन बीतते गए और डॉक्टर भटनागर के बारे में कोई जानकारी न मिली। उनके इस तरह रहस्यात्मक ढंग से गायब हो जाने से न सिर्फ पुलिस परेशान थी, बल्कि लोग भी भयभीत हो गए थे। यही कारण था कि डॉक्टर भटनागर के गायब होने का समाचार केवल एक ही बार छापा गया और बाद में भय का वातावरण बन जाने के डर से उसे दबा दिया गया। धीरे धीरे कई महीने बीत गए। श्रीमती भटनागर निराश हो चुकी थी। उनकी हालत पागलों जैसी हो गई थी। हर रोज सुबह उठती और दरवाजे पर आकर खड़ी हो जाती, जैसे वह डॉक्टर भटनागर के आने की प्रतीक्षा कर रही हो। कई महीने बाद एक दिन श्रीमती भटनागर ने दरवाजे पर फिर से वैसी ही गाड़ी के पहियों के निशान देखे। उन्हें लगा कि शायद डॉक्टर साहब आए थे, लेकिन कहाँ है। उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी। खोज जारी हो गई। पुलिस का एक दल उनके घर पर भी आया। उसने गाड़ी के निशान देखे, लेकिन उन निशानों को देखकर कुछ भी अंदाजा लगाना कठिन था। हाँ, एक सीढ़ी अवश्य मिली जो लिफाफे में बंद थी और उस पर श्रीमती भटनागर का नाम लिखा था। उस सीढ़ी को तुरंत सुनने की व्यवस्था की गई। सीढ़ी बजते ही सभी लोग हतप्रभ रह गए। उसमें डॉक्टर भटनागर बोल रहे थे, तुम सब लोग मेरे लिए परेशान होंगे। शायद अब मरा हुआ समझ गया हूँ, लेकिन मैं जिंदा हूँ और बिल्कुल ठीक हूँ। तुम लोगों से कई करोड़ मील दूर मैं एक अन्य सौर मंडल के ग्रह में हूँ। हम धरती वाले सोचते हैं कि शायद दुनिया में जो कुछ है वह हम ही हैं, लेकिन इस ब्रह्मांड में तो हमारे सूर्य जैसे न जाने कितने सूर्य और सभी के अपने अपने ग्रह हैं। उन ग्रहों पर दुनिया बसी है और हमसे वे लोग कई गुना ज़्यादा उन्नतिशील हैं। मुझे यहाँ आकर अपने परिवार, मित्रों, देश और पृथ्वी से दूर का दुख तो बहुत ही ज़्यादा है, लेकिन इस बात की खुशी है कि मेरा यह भ्रम जाता रहा कि दुनिया में सिर्फ हम ही हैं। मुझे उम्मीद है कि पृथ्वी के लोग मेरी इस बात से कुछ सबक लेंगे। डॉक्टर भटनागर के गायब हो जाने की खबर पूरे शहर में बिजली की तरह जरूर फैली थी। इसी बीच कई दिन बीत गए, किंतु उनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। लेकिन डॉक्टर भटनागर का कोई शत्रु भी नहीं था, इसीलिए ये शंका करना भी ठीक नहीं था। उनकी हत्या कर दी गई हो, ये भी तो मतलब माना नहीं जा सकता। पुलिस तो केवल 2 सूत्रों पर ही विचार कर रही थी। एक हो सकता है कि गुंडों ने उनका अपहरण किया हो और उनकी पत्नी से बड़ी रकम हासिल करनी हो। दूसरा ये हो सकता था कि किसी डाकू के दल ने उन्हें ही किसी दूसरे डाकू का इलाज करने के लिए ले गया हो। दिन पर दिन बीत गए। डॉक्टर भटनागर के बारे में कोई जानकारी न मिली। बड़े रहस्यात्मक ढंग से इन्हें गायब किया गया था। पुलिस परेशान थी, बल्कि लोग भी डर चुके थे। यही कारण था कि डॉक्टर भटनागर के गायब होने का समाचार केवल एक बार ही छापा गया। बाद में वातावरण और डर का न बने, इसीलिए उसे दबा दिया गया।
इसी बीच कई महीने बीत गए। श्रीमती भटनागर पूरी निराश हो चुकी थी। उनकी हालत पागलों जैसी हो चुकी थी। रोज़ सुबह उठती, दरवाजे पर आकर खड़ी होती और डॉक्टर भटनागर के आने का इंतज़ार करती थी। कई महीने बीतने के बाद एक दिन श्रीमती भटनागर जी ने दरवाजे पर वैसे ही गाड़ी के पहियों के निशान देखे। उन्हें लगा कि शायद डॉक्टर साहब आए हैं, लेकिन कहाँ थे डॉक्टर साहब? उन्होंने फौरन पुलिस को सूचना दी। तलाश जारी हो गई। पुलिस का एक दल उनके घर पर भी आया। उसने भी गाड़ी के निशान देखे, लेकिन उन निशानों को देखकर कुछ अंदाज़ा लगाना कठिन था। हाँ, एक सीढ़ी अवश्य मिली जो बंद लिफाफे में थी। उस पर श्रीमती भटनागर का नाम लिखा था। उस सीढ़ी को तुरंत चलाने की व्यवस्था की गई। सीढ़ी बजते ही लोग भौचक हो गए। उसमें डॉक्टर भटनागर बोल रहे थे, तुम सब लोग मेरे लिए परेशान होंगे। शायद अब तक मुझे मरा हुआ समझे होंगे, लेकिन मैं जिंदा हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। तुम लोगों से कई करोड़ मील दूर अन्य सौर मंडल के ग्रह पर हूँ। हम धरती वाले सोचते हैं शायद दुनिया में जो कुछ है वो हम ही हैं, लेकिन इस ब्रह्मांड में हमारे सूर्य जैसे न जाने कितने सूर्य हैं। सभी अपने अपने ग्रह हैं। उन ग्रहों पर भी दुनिया बसी है। हमसे ज़्यादा कई गुना ये लोग प्रगतिशील हैं। मुझे यहाँ आकर अपने परिवार, मित्र, देश और पृथ्वी से दूर रहने का दुख ज़रूर है, लेकिन इस बात की खुशी है कि मेरा ये जो भ्रम जाता रहा कि दुनिया में सिर्फ हम ही हैं। मुझे उम्मीद है कि पृथ्वी के लोग मेरी इस बात को समझ सकेंगे, इससे कुछ सीख लेंगे। हाँ, तो पहले सुनो वह कहानी कि मैं कैसे आया। अमेरिका में हुए मेरे सम्मान और मेरे ज्ञान के बारे में इस ग्रह के लोगों ने गुप्त रीति से सूचनाएं इकट्ठी की थी। ये तभी से मेरा अपहरण करने की योजना बना रहे थे। उस रात को जब मैं बाहर आया तब एक आदमी ने मुझे बाहर खड़ी सवारी पर चलने का इशारा किया। मैं अपने सहज भाव से आगे बढ़ा, लेकिन उस विचित्र यान को देखकर चौंक पड़ा। इसके पहले कि मैं कोई विरोध करता या भागने की कोशिश करता, 3 लोगों की मजबूत बाहों ने मुझे जकड़कर यान के अंदर डाल दिया। यान तेजी से घूमकर सू सू की आवाज़ करता हुआ आसमान में उड़ गया। घबराहट के कारण मैं बेहोश हो गया था और जब मुझे होश आया तो वह यान इस ग्रह पर पहुंच चुका था। मुझे एक विशेष किस्म का प्लास्टिक सूट पहनाया गया ताकि मैं ग्रह के वातावरण के अनुकूल रह सकूं। अब चूँकि मुझे यहाँ आए हुए काफ़ी समय हो गया है, मैं यहाँ से भागने की कोशिश भी नहीं कर सकता। इसीलिए मुझे आप लोगों के लिए यह संदेश रिकॉर्ड करके भेजने की अनुमति दी गई है। इस ग्रह का नाम बड़ा विचित्र सा है। यहाँ के लोग विज्ञान में बहुत आगे बढ़ गए हैं। इनके पास ऐसे यान है कि ये एक सौर मंडल से दूसरे तक आसानी से आते जाते हैं। यहाँ भी लोगों ने रहने के लिए घर बना रखे हैं, कारखाने हैं, बाजार है, बस्तियाँ हैं, मोटरें हैं, सभी कुछ है, लेकिन हमसे बिल्कुल भिन्न। इनके अपने वैज्ञानिक सिद्धांत हैं। इन्हें कई सौर मंडलों और उनके ग्रहों के बारे में जानकारी है। हमारा सौरमंडल इनके सबसे निकट है, इसीलिए इन्होंने आसानी से मेरा अपहरण कर लिया। मेरे अपहरण का कारण जानने से पहले यह जान ले कि ये लोग चिकित्सा शास्त्र में बहुत पिछड़े हुए हैं। यह एक ऐसा ग्रह है जहाँ विज्ञान अपनी चरम सीमा को पहुँच चुका है। यहाँ के आदमी अब आदमी नहीं, मशीन हो गए हैं। यहाँ का सारा काम मशीनों से ही होता है और इसका नतीजा यह हुआ कि धीरे धीरे आदमी का महत्व कम होता गया। अब इस पूरे ग्रह में मशीनें ज़्यादा और आदमी कम है। जो लोग हैं वे मशीनों के गुलाम हैं। दूसरी ओर यहाँ के लोगों को एक विचित्र तरह का सड़न रोग होने लगा है। शरीर का कोई अंग अचानक सड़ना शुरू हो जाता है और फिर वह आदमी मर जाता है। इस रोग का इलाज इन्हें अब तक नहीं मालूम हो सका है, लेकिन इस रोग का कारण वे मशीनें ही है जो इन्हें नकारा बनाए हुए हैं। यहाँ के वैज्ञानिकों ने मेरे बारे में सुना। इन्होंने सोचा कि यह क्यों न मुझे यहाँ बुलाया जाए। तब कोई ऐसी तरकीब सोची जाए कि सड़ा हुआ अंग काटकर उसके स्थान पर
दूसरा अंग लगा दिया जाए। बस इसी कारण मेरा अपहरण हुआ है। आज मैं यहाँ बैठकर सोच रहा हूँ कि हमारी पृथ्वी पर भी विज्ञान तेज़ी से उन्नति कर रहा है। उद्योगों के विकास से मशीनों की संख्या बढ़ रही है। मशीनों और कारखानों से वातावरण दूषित हो रहा है। देखो छात्रों, डॉक्टर भटनागर का अपहरण कैसे किया। इस ग्रह के लोगों ने बहुत ही सावधानी बरतते हुए डॉक्टर भटनागर की सारी जानकारी हासिल की। अमेरिका में हुए सम्मान और ज्ञान के बारे में इन्होंने सारी जानकारी इकट्ठी की। और उस रात को भी जब डॉक्टर भटनागर हमेशा की तरह बाहर आए, उन्होंने देखा कि उनके लिए बाहर खड़ी सवारी है। उस सवारी पर एक आदमी ने उन्हें चलने का इशारा किया। वो हमेशा की तरह आगे बढ़े, लेकिन उस विचित्र यान को देखकर वो चौंक पड़े। इससे पहले कि डॉक्टर भटनागर कोई विरोध करे, इस विचित्र यान के 3 लोगों ने कसकर पकड़ के उस यान के अंदर मुझे डाला और यान सू सू करता हुआ आसमान में उड़ गया। उस समय तो मैं बेहोश हो गया। जब मुझे होश आए तो मैंने इस ग्रह पर अपने आप को पाया। मुझे किसी भी तरह नुकसान ना हो, यहाँ के वातावरण में मैं ठीक रह सकूं, इसीलिए मुझे एक विशेष किस्म का प्लास्टिक सूट पहनाया ताकि मुझे कुछ न हो। अब यहाँ आकर काफ़ी समय हुआ है, भागने की कोशिश भी करूं, फिर भी मैं भाग नहीं सकता। इसीलिए इन लोगों ने मेरी विनती सुनकर इस संदेश को रिकॉर्ड करने की अनुमति मिली। छात्रों, यहाँ के ग्रह के बारे में बताती हूँ। डॉक्टर भटनागर ने बताया कि यहाँ के ग्रह का नाम बड़ा विचित्र सा है। यहाँ के लोग हम पृथ्वीवासियों से भी विज्ञान में आगे बढ़े हैं। यहाँ एक यान से एक सौरमंडल तक, दूसरे सौरमंडल तक ये आसानी से आते जाते रहते हैं। हम पृथ्वीवासियों की तरह भी इन लोगों ने रहने के लिए घर बनाए हैं, कारखाने हैं, बाजार, बस्तियाँ, मोटरें, सब कुछ है, लेकिन हमसे भिन्न है। यहाँ के लोगों के सिद्धांत भी अलग है। यहाँ के लोगों को कई सौरमंडल और ग्रहों के बारे में जानकारी भी है। हमारा सौरमंडल इनके सबसे निकट है, इसीलिए इन्होंने मेरा आसानी से अपहरण किया। अपहरण का कारण जानने से पहले ये लोग चिकित्सा शास्त्र में बहुत ही पीछे हैं। इसका कारण एक है कि विज्ञान की चरम सीमा को पहुंच चुका है। इस ग्रह के लोगों ने विज्ञान में काफ़ी प्रगति करने के कारण यहाँ के आदमी नहीं बल्कि मशीन हुए। सारा काम मशीनों से होने लगा। इसका परिणाम यह हुआ कि धीरे धीरे यहाँ के आदमियों का महत्व कम होने लगा। इस ग्रह पर अधिक मशीनें और इंसान कम, और यही इंसान मशीनों के गुलाम हुए, जिसका परिणाम एक और हुआ कि दूसरी ओर यहाँ के लोगों को एक विचित्र तरह सड़न रोग होने लगा। शरीर का कोई अंग अचानक सड़ना शुरू हुआ, फिर वह आदमी मरने लगा। इस रोग का इलाज इन्हें अब तक मालूम नहीं हो सका, लेकिन असल में जाना जाए तो इस रोग का कारण ही ये मशीनें ही है, लेकिन इसे ये मानने के लिए तैयार नहीं। यहाँ के वैज्ञानिकों ने मेरे बारे में सुना। इन्होंने सोचा क्यों ना डॉक्टर भटनागर को यहाँ बुलाया जाए। तब कोई ऐसी तरकीब इन्होंने सोची कि सड़ा हुआ अंग काटकर उसके स्थान पर दूसरा अंग लगाया जाए। बस इसी कारण मेरा अपहरण हुआ है। लेकिन जानते हो, आज मैं यहाँ बैठकर यही सोच रहा हूँ कि हमारी पृथ्वी पर भी विज्ञान तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। उद्योगों, विकास, मशीनों की संख्या बढ़ रही है। मशीनों और कारखानों से वातावरण भी दूषित हो रहा है। कहीं ऐसा न हो जाए कि इस ग्रह की तरह हमारी भी अवस्था ऐसी हो जाए। आज भी पृथ्वी
पर कैंसर, दिल की बीमारियां, तनाव के कारण होने वाली बीमारियां, ब्लड शुगर आदि उस भविष्य का संकेत है। इस ग्रह के लोग इन सभी मुसीबतों से गुजर चुके हैं, लेकिन इन पर ध्यान नहीं दिए। अब स्थिति यह है कि अगर तुरंत कोई उपाय न किया गया तो शायद यहाँ से इंसानों का नामो निशान मिट जाएगा। बस यहाँ होगी ऊंची इमारतें, बड़े बड़े कारखानों, चिमनियाँ और दैत्याकार मशीनें। आप सोच रहे होंगे कि जो देश विज्ञान में इतना आगे बढ़ चुका है वह चिकित्सा शास्त्र में इतना पीछे कैसे रह गया। इसका कारण यह रहा है कि यहाँ के निवासियों का शरीर बहुत ही मजबूत होता है। उसकी ऊपरी चमड़ी मोटे प्लास्टिक जैसे पदार्थ की बनी होती है। इस पर हवा, पानी या मिट्टी का कोई असर नहीं होता। हाँ, जब ये बच्चे रहते हैं तब अवश्य चमड़ी नरम रहती है, लेकिन बाद में धीरे धीरे वह सख्त हो जाती है। यह सब यहाँ की जलवायु का प्रभाव है। यहाँ लोग बीमार ही नहीं पड़ते, इसीलिए उन्हें चिकित्सा की जरूरत ही नहीं पड़ती। और जब किसी चीज की जरूरत न हो तो भला उसके बारे में कोई कैसे सोच सकता है। इसी कारण ये लोग चिकित्सा में पीछे रह गए, किंतु अब इन पर मुसीबत आ गई है। मैंने सड़न रोग का अध्ययन कर लिया है और इनके शरीर की बनावट का भी, किंतु समस्या यह है कि पृथ्वी को चिकित्सा सिद्धांतों को यहाँ लागू नहीं किया जा सकता। फिर भी कोशिश कर रहा हूँ। इस घातक रोग के लिए दवाएं बनाना है, अंग प्रत्यारोपण के लिए दवाएं और आवश्यक साज सामान बनवाना है। ये काम अकेले मेरे लिए कर पाना संभव नहीं है। मेरा छुटकारा भी यहाँ से तभी होगा जब मैं इन्हें इस मुसीबत से बचने का रास्ता बता सकूं। इसीलिए अब ये लोग योजना बना रहे हैं कि मेरी सहायता के लिए पृथ्वी से कुछ और वैज्ञानिकों और डॉक्टरों को लाया जाए। मैं उनकी बात से सहमत नहीं हूँ। मैं तो चाहता हूँ कि ये लोग स्वयं ही सारी बातें सीख लें और अपना इलाज करने के अब आप करें, किंतु उसके लिए ये भी तैयार नहीं है। यही कारण है यह बात गुप्त रखी जा रही है कि पृथ्वी से कब और कितने डॉक्टर और वैज्ञानिकों का अपहरण करके उन्हें यहाँ लाया जाएगा। जो भी अब अगर मैं सही सलामत वापस पृथ्वी पर आना चाहूँ तो इनकी इच्छा के अनुसार ही आ सकता हूँ। इसीलिए इनसे विरोध मोल लेना ठीक न होगा। फिलहाल यह कहना कठिन है कि मैं कब आ सकूँगा। आप लोग घबराए नहीं, मुझे यह कोई कष्ट नहीं है। बस मेरे आने तक आप यही समझे कि मैं इस समय विदेश यात्रा पर हूँ। डॉक्टर भटनागर के इस रिकॉर्ड के संदेश को सुनकर सभी चकित थे। कितना बड़ा रहस्योद्घाटन भी हुआ था आज के लिए और भविष्य के लिए। विज्ञान की बढ़ती प्रगति और विकास के साथ ही दिन ब दिन प्रदूषण भी बढ़ रहा है, लेकिन जिसके कारण पृथ्वी पर बीमारियां भी फैल रही है। हम सभी जानते हैं आजकल कैंसर, दिल की बीमारियां, तनाव के कारण होने वाली बीमारियां, ब्लड शुगर, ये बढ़ने वाली बीमारियां सिर्फ इस विज्ञान की प्रगति और बढ़ते प्रदूषण के कारण है। इन सभी मुसीबतों से आज हम भी गुजर रहे हैं, लेकिन इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है, ना ही इस पर कोई उपाय किया जा रहा है। कहीं ऐसा न हो जाए, डॉक्टर भटनागर सोच रहे थे कि कहीं ऐसा न हो जाए कि इस बढ़ते प्रदूषण के कारण पृथ्वी पर इंसानों का नामो निशान मिट जाएगा। या सिर्फ ऊंची इमारतें, बड़े कारखाने और चिमनियाँ, दैत्याकार मशीनें ही रहेगी। आज सोच रहे होंगे कि देश विज्ञान की ओर बढ़ चुका है, लेकिन जानते हो छात्रों, यहाँ के ग्रह के लोग विज्ञान की प्रगति में इतने आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन चिकित्सा शास्त्र में वो हमेशा पीछे रहे। इसका कारण यह कि यहाँ के जो निवासी हैं, इनका शरीर बहुत मजबूत है। इनकी ऊपरी चमड़ी मोटे प्लास्टिक के पदार्थ से जैसी बनी है। हवा, पानी, मिट्टी का कोई इस पर असर नहीं होता। जब ये बच्चे की अवस्था में रहते हैं तब इनकी चमड़ी नरम रहती है, लेकिन धीरे धीरे ये सख्त होने लगती है। यहाँ के वातावरण का कोई प्रभाव ही इन पर नहीं पड़ता। यहाँ के लोग बीमार ही नहीं होते, इसीलिए उन्हें कभी ऐसी चिकित्सा की ज़रूरत नहीं पड़ी। जब भी किसी चीज़ की ज़रूरत ना हो
तो भला उसके बारे में कोई कैसे सोच सकता है। यही एक कारण रहा कि ये लोग चिकित्सा शास्त्र में पीछे रहे और आज बड़ी मुसीबत में पड़ गए। डॉक्टर भटनागर कहते हैं कि मैंने सड़न रोग का अध्ययन कर लिया है, इनके शरीर की बनावटी का भी। लेकिन समस्या यह है कि पृथ्वी के चिकित्सा सिद्धांतों को यहाँ लागू नहीं किया जा सकता। फिर भी कोशिश कर रहा हूँ इस घातक रोग से बचने के लिए, इनके लिए दवाइयाँ बनाने के लिए, अंग प्रत्यारोपण के लिए दवाई तथा आवश्यक साज सामान भी बनवाया है। ये काम डॉक्टर भटनागर अकेले नहीं कर सकते, संभव नहीं है। लेकिन मेरा छुटकारा तभी हो सकता है जब यहाँ कुछ वैज्ञानिकों, डॉक्टरों को लाया जाए। लेकिन डॉक्टर भटनागर कहना चाहते हैं कि मैं इससे सहमत नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये सारी बातें ये लोग सीखें, खुद अपना इलाज करें, लेकिन ये लोग अभी तैयार नहीं हैं। इस बात को बड़ी गुप्तता रखी जा रही है। पृथ्वी से और कितने डॉक्टर वैज्ञानिकों का अपहरण किया जाएगा, उन्हें लाया जाएगा, मैं नहीं जानता। लेकिन यहाँ आज मैं सही सलामत हूँ, लेकिन फिर भी पृथ्वी पर वापस आना चाहूँ तो इनकी इच्छा के अनुसार। इसीलिए इनसे विरोध करके खतरा मोल लेना ठीक नहीं है। फिलहाल अब तो मैं यहाँ ठीक हूँ, अभी तो नहीं आ सकूँगा। यहाँ मुझे कोई कष्ट भी नहीं है। बस मेरे आने तक आप समझे कि मैं क्या हूँ, कि विदेश यात्रा पर हूँ। डॉक्टर भटनागर के रिकॉर्ड की इस संदेश को सुनकर सारे हैरान हो गए। बहुत ही बड़ा रहस्योद्घाटन यहाँ हुआ था, आज के लिए भी और भविष्य के लिए भी। छात्रों, ये कहानी आपके समझ में आई होगी। अब हम स्वाध्याय को देखते हैं। आपले हक्काचे मराठी चॅनल रायगड ओवी न्यूज चॅनल, सदैव आपल्यासोबत रायगड ओवी न्यूज चॅनल। नेहमी पाहत रहा, लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करायला विसरू नका।